आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है बिहार दरोगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किस देश में ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर हाल ही में भारत के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो भारत जो है मालदीव में ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना किन दो देशों का संयुक्त प्रक्रम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह। इसका आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा कि पश्चिम सेतु जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर पूछा कि फेमा में अक्षर एम का पूरा रूप क्या है? तो यह जो फेमा है इसका पूरा नाम होता है एफ फॉरेगन, ई फॉर एक्सचेंज, एम फॉर मैनेजमेंट और ए फॉर एक्ट। यह जो अधिनियम है 1999 का अधिनियम है। तो यहाँ पर एम का अर्थ क्या हो जाएगा? एम फॉर हो जाएगा मैनेजमेंट। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सेज का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एस फॉर स्पेशल, ई फॉर इकोनॉमिक और जेड फॉर जोन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यह क्या है? तो यह एशिया का पहला, देखिए सेज जो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यानी विशेष आर्थिक जोन है। आपसे एक और प्रश्न यहाँ से बनेगा, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पर बनाया गया? तो वह कांडला गुजरात हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। कह रहा है कि हमारे शरीर को जो कैलोरी होता है वह गर्मियों की तुलना में सर्दियों में ज़्यादा होने लगता है। तो इसका कारण क्या है? तो क्योंकि शरीर का जो ताप होता है वह बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को क्या चाहिए? कैलोरी चाहिए, यानी एनर्जी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कैडमियम प्रदूषण दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चला था? जो कैडमियम से इटाई इटाई रोग होता है। अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि कैडमियम से इटाई इटाई रोग होता है। इटाई इटाई रोग की खोज कहाँ पर सबसे पहले हुआ था? तो इसका जापान में खोज हुआ था। यहाँ पर देखिए एक होता है पारा, तो पारा से मिनी माता रोग होता है, ये भी याद रखना है। और लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है, इसको भी याद रखता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर के द्वारा करवाया गया था। यहाँ से 2-3 प्रश्न आप निकाल सकते हैं। उपनिषद का फारसी अनुवाद किसने किया था? उपनिषद का फारसी अनुवाद दारा सिको किया था। उसका नाम था सीर अकबरी के नाम से किया था। आपको पता है जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया। तो चित्रकला का स्वर्ण काल इसलिए कहा गया कि उसके दरबार में 4 गो चित्रकार रहते थे, जिसमें पहला नाम था मनोहर, मंसूर, अब्दुल हसन और चौथा था बिशन दास। एक बार और नाम सुन लीजिए, मनोहर, मंसूर, अब्दुल हसन, बिशन दास। जिसमें मनोहर जो था यह रूप चित्रकार था और मंसूर यह दुर्लभ पशु पक्षियों का चित्र बनाता था। अकबर के दरबार में बसावन नामक चित्रकार रहते थे, यह भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। दरभंगा महल किस प्रदेश में है? आपको पता है दरभंगा एक हाउस है जो पटना यूनिवर्सिटी में है, दरभंगा हाउस। लेकिन यहाँ पर पूछा दरभंगा महल, तो इसका आंसर बिहार नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दरभंगा महल उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। आवर्धक लेंस की खोज किसने किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आवर्धक जो लेंस होता है इसका एक और नाम उत्तल लेंस भी आप कह सकते हैं। रोजर बेकन ने इसकी खोज किया था। आखिर इसका यूज कहाँ पर होता है? तो आप देखते हैं जो हाथों की लकीर को जो ज्योतिष देखते हैं वहाँ पर हम आवर्धक लेंस का यूज करते हैं। दूसरा, घड़ी में जो भी बारीकी जो टूट फूट होता है उसको ठीक करने के लिए भी हम आवर्धक लेंस का यूज करते हैं। यानी छोटी चीज़ को बड़ा करना हो, छोटे छोटे अक्षरों को बड़ा करना हो तो वहाँ पर आवर्धक लेंस का यूज हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो लघु गणक का आविष्कार है वह जॉन नेपियर ने किया था। आपको पता है मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दिया था, वह किसके आधार पर दिया था? तो द्रव्यमान के अनुसार, मास के अनुसार दिया था। जबकि मोसले ने जो आवर्त सारणी दिया था वह परमाणु क्रमांक के अनुसार दिया था, परमाणु क्रमांक के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल आर्ट नृत्य है? आपको पता है मार्शल आर्ट बहुत ही फेमस नृत्य है। तो देखिए यहाँ पर कथकली जो है, कथकली यह केरल का लोक नृत्य है, केरल का है कथकली और मोहिनी अट्टम। यहाँ पर एक और बांस नृत्य है, यानी जिसे बम्बू नृत्य कहा जाता है। प्रश्न पूछता है बम्बू नृत्य किस राज्य का है? तो मेघालय का है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा मार्शल आर्ट इसमें कौन सा है? तो छऊ, झारखंड का जो छऊ है यह एक मार्शल आर्ट है। पंजाब का भांगड़ा जो है यह एक नृत्य है। मार्शल आर्ट में कुछ आपको याद रखना है। सबसे पहला कलारीपट्टू, सबसे पुराना जो मार्शल आर्ट है वह कलारीपट्टू है जो केरल का है। दूसरा सिलंबम तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है, सिलंबम तमिलनाडु का है।
थांगता, हाल ही में थांगता का आयोजन भी किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। थांगता जो मार्शल आर्ट है यह मणिपुर का है, और गतका से याद रखना है, गतका पंजाब का है। गतका मार्शल आर्ट पंजाब का है। बिहार का मार्शल आर्ट का क्या नाम है आप बताएंगे, हम लास्ट में इसका आंसर बताएंगे। बिहार के मार्शल आर्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो मोत्सु महोत्सव का आयोजन नागालैंड में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। एक और है खारची, त्रिपुरा में खारची त्यौहार का आयोजन किया जाता है। खारची, खारची कहाँ पर, त्रिपुरा में। और असम को आपको मालूम है अम्बुबाचू का मेला असम में लगता है, और हाल ही में दुर्गा पूजा को 14वां अमूर्त धरोहर घोषित किया गया है। तो यह कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है। प्रश्न पूछा जो थाईलैंड है इसकी मुद्रा का नाम क्या है। थाईलैंड की मुद्रा का नाम थाई बहत है। क्या है, थाईलैंड की मुद्रा का नाम थाई बहत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कुछ और हम देख लेते हैं, जैसे आपको पता है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का रैंड है। दक्षिण अफ्रीका क्या है, रैंड हो गया। आपको पूछेगा पेसो किस देश की मुद्रा है, तो यह जो पेसो है अर्जेंटीना का है और फिलीपींस का है। वही ब्राजील का आपसे पूछेगा तो ब्राजील का रियाल रियल हो गया। ब्राजील का देखिए एक होता है रियल और एक होता है रियाल। तो रियल कहेगा तो यह ब्राजील का है, लेकिन यहाँ पर रियाल पूछा है तो रियाल ओमान का हो गया और सऊदी अरब का हो गया। ओमान सऊदी अरब का रियाल हो गया, जबकि रियल कहेगा तो यह ब्राजील का है। याद रखना रियल और रियाल में अंतर है। रियाल सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, ईरान हो गया। जबकि जो रियल है, रियल 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 जो है यह किसका है, ब्राजील का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर जब एक साथ उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है, प्रश्न में यही पूछता है। मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति का अर्थ यही हुआ, आपको याद रखना है कि इसमें मुद्रा की दाम कम हो जाता है, मुद्रा का मूल्य घट जाता है, महंगाई बढ़ जाता है। आप ज़्यादा रुपया दे करके कम सामान खरीदते हैं, वही मुद्रास्फीति हो गया। एक होता है अस्फीति, जब मुद्रास्फीति का दर 0% से कम हो जाता है तो उसको अस्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्फीति कहते हैं। तो स्टैगफ्लेशन का अर्थ हो गया कि मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर जब एक साथ हो तो वह स्टैगफ्लेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्न से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है, यानी बिना तार का है। तो यह जो टेम्पलेट है यह बिना तार का है। एक प्रश्न हम बता रहे हैं सितार, यहाँ पर सितार जो है हाल ही में एक सितार वादक पंडित रविशंकर का मृत्यु हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक किसने किया था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मुगली पुत्र गोसाल ने किया था। आपको पता होना चाहिए कि जब महावीर स्वामी घर को त्याग करते हैं तो राजगीर जाते हैं, और राजगीर जाते हैं तो उनका मुलाकात जो होता है वह मुगलीपुत्र गोसाल के साथ होता है, और ये दोनों राजगीर में 7 वर्ष तक तपस्या करते हैं। लेकिन 7वें वर्ष क्या हुआ कि दोनों में झगड़ा हो गया, मतभेद हो गया, और मुगलीपुत्र गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया। जबकि महावीर स्वामी को 13वें वर्ष में ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य की उपाधि दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सप्तरथ मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। तो यह जो सप्तरथ यानी 7 रथ वाला मंदिर जो है यह महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है, कांचीपुरम बहुत ही फेमस जगह है। सप्तरथ मंदिर को ही आपको याद रखना एक और बात कि सप्तरथ मंदिर को ही सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। सप्त पैगोड़ा आपसे पूछेगा। विष्णुपाद मंदिर हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि वहां पर एक रबर डैम बनाया गया है। तो विष्णुपाद मंदिर किस नदी के किनारे है, फल्गु नदी के किनारे है, और यह किस जिला में स्थित है, तो गया में स्थित है, याद रखना है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। पिछले वाले हम सेट में डिस्कशन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुआ था। तो भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हाल ही में दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव सबको पता है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर होता है, तो हॉर्नबिल नागालैंड, नागालैंड। देखिए हॉर्नबिल एक पक्षी है, यह राजकीय पक्षी अरुणाचल प्रदेश की है, जबकि जो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। एक दो महोत्सव आपको याद रखना है, जैसे वांगला बहुत इंपॉर्टेंट है। वांगला महोत्सव, वांगला महोत्सव जो है मेघालय का है, और मेघालय में नोक्रेम नृत्य भी होता है। वही सिगमो महोत्सव, सिगमो महोत्सव गोवा का है, यह भी याद रखना है। और सिरुई लिली महोत्सव, सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर का है, सिरुई लिली मणिपुर का है। सिक्किम से याद रखना है लोसांग त्यौहार, सिक्किम का लोसांग त्यौहार है। सिक्किम की 2 जनजाति फेमस है, भोटिया और लेप्चा, भोटिया और लेप्चा जनजाति सिक्किम की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो का जन्म यूपी के एटा जिला में हुआ था। एटा जिला में इनका जन्म होता है। ये दिल्ली सल्तनत के 8 शासकों के दरबार में रहे थे। इनका जो पुस्तक है बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसे तुगलकनामा कहते हैं। कौन? तुगलकनामा। अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक कहा जाता है, तबला सारंग के खोजकर्ता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसकी चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। सबको पता है जो ताम्रपाषाण युग है, ताम्रपाषाण जो युग है उसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है स्वप्रवास व दत्तता जो पुस्तक है इसकी लेखक कौन है। तो इसको भास ने लिखा है। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ पुस्तक, जैसे कालिदास। कालिदास का नाम आते ही अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविका मित्रम, विक्रमो वर्षीय, ऋतु संहारम और मेघदूतम पुस्तक जो है कालिदास की है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया है। भारत का शेक्सपियर भी इनको कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न आपको याद रखना है, जैसे मिश्क कटिकम हो गया, तो मिश्क कटिकम शूद्रक का है। हर्षवर्धन का पुस्तक आपसे पूछता है, हर्षवर्धन का पुस्तक पूछेगा तो नागानंद है, रत्नावली है। और हर्षवर्धन के दरबार में वाण भट्ट रहते थे। हर्षवर्धन के दरबार में वाण भट्ट रहते थे जो हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक लिखे हैं। वही राजशेखर का नाम आया है, तो राजशेखर काव्य मीमांसा पुस्तक की रचना किए थे। भभूति की बात है तो भभूति लिखा है उत्तर रामचरित्र, भभूति की है, और मालती माधव भभूति का है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा एक खादान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो इस जो सोहगौरा ताम्रपत्र था उसी में, इसी आदेश पत्र में कहा गया था कि जब भारत में किसी भी प्रकार का संकट होगा तो हम जो खादान को भंडारित किए हैं उसका यूज करेंगे। सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर 27 इंच हो जाएगा। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की 27 इंच होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया है। तो वह अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है। हाथी जो मैराथन है कहाँ पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा तो हाथी मैराथन का आयोजन तिरचूर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है हमारी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित किया गया है। तो वंदे मातरम को गोदान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इल्बर्ट बिल, यहाँ पर एक शब्द आया है इल्बर्ट। इल्बर्ट जो बिल विवाद था, आपको पता होना चाहिए कि इल्बर्ट बिल विवाद कब आया था। तो लॉर्ड रिपन के काल में आया था। लॉर्ड रिपन के काल में आया था। इनका शासनकाल पूछेगा तो 1880 से 84 था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन्होंने समाप्त किया और सिविल सेवा में जो उम्र 19 वर्ष लॉर्ड लिटानवा ने किया था उसको फिर से बढ़ा करके 21 वर्ष किया। इसके अलावा 1881 में पहली बार पूरे भारत का जनगणना करवाया दशकीय आधार पर। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इल्बर्ट बिल लाया गया। इल्बर्ट बिल में कहा गया कि अब यूरोपीय मुकदमे की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश भी कर सकते हैं। इसमें कहा गया था कि जो यूरोपीय मुकदमा है उसकी सुनवाई अब भारतीय न्यायाधीश भी कर सकते हैं। इसी बिल का तो विरोध हुआ था। इल्बर्ट बिल का विरोध अंग्रेजों ने किया था जिसे श्वेत विद्रोह भी कहा गया था। तो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। एकदम यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग जो है 1939 में मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाई थी। क्यों भाई, कारण क्या था। तो आपको याद होना चाहिए कि 1935 में भारत शासन अधिनियम जब आता है तो इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुआ और प्रांतों को स्वायत्ता दे दिया गया। और 1937 में जब चुनाव हुआ तो इस चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलता है और कांग्रेस की सरकार जो है 1939 में गिर जाती है। जब सरकार गिरती है तो मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। इसका डेट भी पूछता है किस डेट को, तो याद रखना है 22 दिसंबर 1939। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान
किसने लाया था? तो बाल्कन प्लान याद रखना है, लॉर्ड माउंटबेटन लाए थे। कब लाए थे? 1947 में लाए थे। इसे माउंटबेटन योजना भी कहा गया था। इसी में इसमें देखिए माउंटबेटन का भारत में जो आगमन है वह प्रश्न पूछता है कब आए थे, तो 22 मार्च 1947 को भारत में आते हैं और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को प्रस्तुत करते हैं। इसमें कहा गया था कि भारत को विभाजित करके भारत और पाकिस्तान नामक 2 देश बनाया जाएगा। दूसरी बात था पंजाब और बंगाल प्रांत का विभाजन जनमत के आधार पर होगा। इस बिल को 4 जुलाई 1947 को इसे भारतीय सत्ता अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को मान्यता मिला और 14 अगस्त को पापी पाकिस्तान आज़ाद हो गया, 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने वाले वह भारतीय कौन था या इतिहासकार कौन था? तो उसका नाम था जीतन महल। कौन था? जीतन महल। पिछले जो सेट है उसमें हमने 1857 के क्रांति को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है, प्लीज उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कोल विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? मिलान करना है। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था, जिसे आप भगत भी कह सकते हैं, बुद्धू भगत याद रखना है। रामोसी विद्रोह चितर सिंह ने किया था। भूमिज विद्रोह, भूमि पर कौन रहता है? गंगा मैया, तो गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह गंगा नारायण, और संताल विद्रोह सबको पता है सिद्धू और कान्हू। अब मिलान करते हैं तो बुद्धू 1 पर है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 1932 में भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में पूना समझौता हुआ था। तो पूना समझौता क्यों हुआ था, यही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग को उठाया। फिर क्या हुआ कि उसमें महात्मा गांधी जी भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी जी बीचे सभा से उठ करके चले आए। आगे चल करके 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1932 में जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे। प्रश्न पूछेगा, रेमजे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कम्युनिकल अवार्ड की घोषणा किया और कम्युनिकल अवार्ड की प्रशंसा भीमराव अम्बेडकर ने किया। महात्मा गांधी जी उस समय गिरफ्तार होकर पूना के यबदा जेल में थे। उसी पूना के यबदा जेल में वे आमरण अनशन पर बैठ गए थे। फिर 1932 में ही भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी इस बैठक में या इस पैक्ट में महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि केंद्रीय विधानमंडल में, याद रखना है, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए जो 71 सीट आरक्षित था, इसको बढ़ा करके 148 कर दिया। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी जी भीमराव अम्बेडकर को नीचा करने के लिए 1934 में हरिजन संघ की स्थापना किया। और इन्होंने कहा कि आप दलित नहीं है, आप तो हरि के जन है, आप तो हरि के जन है। यही कारण था कि जो दलित समाज था भीमराव अम्बेडकर की ओर से आकर्षित होकर के किधर आ गया? महात्मा गांधी जी की तरफ आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट प्रश्न है। 1861 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया। इसी 1861 के अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली, आपको याद रखना है, पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दिया गया। और 1862 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना किया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना? सबको पता है जो गंडक परियोजना है, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निम्न में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो कौन रबी की फसल है, पहले यह जान लेते हैं। आपको याद रखना है एक ट्रिक, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। ना से चना, चना क्या है? तो रबी की फसल है, चना हो गया। हु से गेहूं, नाई, ट से हूटर, ट से तो गेहूं हो गया, चना हो गया। मटर, टर यानी मटर हो गया, चना हो गया। ई से राई, यहाँ पर देखिए चना, राई, गेहूं, ट से टर मतलब कि मटर, बजते ही इसको हटा देना है। और जो से जौ, सरसों और आलू, ये सब क्या है? रबी की फसल है। अब देखिए तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, गेहूं तो रबी है, जौ भी है, रेपसीड ये भी है। ऑप्शन नंबर डी, इसको देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन नंबर डी में जूट दिया है। जूट एक नगदी फसल है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीयों को म्यांमार किस नाम से
ज्ञात था। तो म्यांमार को प्राचीन भारतीय उसे स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे, स्वर्ण भूमि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए यहाँ पर दिया है कुछ घास के मैदान है और उनके नाम, जैसे कैंटबरी न्यूजीलैंड में है, एकदम सही है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है, वेल्ड के अलावा समाना भी अफ्रीका में पड़ता है। डाउन्स यहाँ पर देखिए, पार्कलैंड जो है ब्राजील में नहीं है, पार्कलैंड कहाँ पर है, श्रीलंका में है, पार्कलैंड श्रीलंका में है। लानोज वेनेजुएला में है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। आपको याद रखना है पंपास, पंपास जो घास का मैदान है यह अर्जेंटीना में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। वर्गीकरण की केरोलस लिनियस प्रणाली है, तो कैरोलस लिनियस ने जो प्रणाली दिया था वह द्विपद दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है रक्त ग्लूकोज स्तर पर समानतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर से मतलब व्यक्त करते हैं तो भाग प्रति मिलियन मीटर में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, सबको पता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। चालक का जो प्रतिरोध होता है किससे स्वतंत्र होता है, तो निर्भर करता है तापमान पर, धैर्य पर और अनुप्रस्थ परिच्छेद पर, यानी अनुदैर्ध्य है, यह दाब पर निर्भर नहीं करता है, याद रखना है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है प्राकृतिक रबर का बलवीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त है, तो रबर में जब उसको बलवीकरण करते हैं तो रबर में हम क्या मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं, यानी गंधक के साथ गर्म करते हैं, तो गंधक के साथ उसको हम गर्म करते हैं। इस क्रिया को आप क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को हम कहते हैं बलवीकरण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, जब क्लोरीन को एथिलीन में मिलाते हैं तो एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के किस कॉलेज में स्थापित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को में लुप्त प्राय धरोहर में शामिल किया गया है, तो एएलएस कॉलेज, याद रखना है एएलएस कॉलेज जो है इसको लुप्त प्राय में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 46 कहता है अगस्त 2022 में बिहार के मखाना को जीआई टैग दिया गया है, बात सही है। तो बिहार में सबसे अधिक मखाना किस जिला में होता है, तो सबसे अधिक जो मखाना है वह सुपौल में होता है। यहाँ पर सुपौल, लेकिन यहाँ पर कहा सबसे अधिक मखाना कहाँ पर होता है, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो सबसे अधिक मखाना जो है ऑप्शन के अनुसार वह दरभंगा में होता है। कहाँ पर, दरभंगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, दरभंगा। दूसरे स्थान पर सुपौल है, तीसरे स्थान पर मधुबनी है। क्वेश्चन नंबर 47। डीआरडीओ द्वारा विकसित हेलिना क्या है, तो आपको सबको पता है हेलिना एक रॉकेट लॉन्चर है और एक साथ यह 24 रॉकेट को लॉन्च करता है, यानी मिसाइल सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी, मारवाड़ी किसकी नस्ल है, सबको पता है बीकानेर राजस्थान, जैसलमेरी राजस्थान, कच्छ भी उधरे है, मारवाड़ी भी उधरे है, ये सब ऊँट की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है, ऊँट की प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में मांगदेसु जल विद्युत जो परियोजना है चर्चा में रहा, यह भारत और भूटान के बीच में है। मांगदेसु जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान के बीच में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको मनाने की जो घोषणा है वो हो चुका है 27 दिसंबर को। कब, 27 दिसंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो थैंक यू वाचिंग माय वीडियो, और आप अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखिए, अपने माता पिता को खुशहाल रखिए, अपने आसपास के बच्चे को खुशहाल रखिए, जो भी मिले सबसे भाईचारा बनाए रखिए। थैंक यू।